ओके नेक्स्ट आफ्टर द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हमारा थर्ड लॉ है और थर्मोडायनेमिक्स का उसको हम देखते हैं। इसमें ये जो है वो हम इसका भी जो है वो जस्ट लाइक सेकंड लॉ इंट्रोडक्शन ही करेंगे। सो इसमें हमारे पास जो एक और टर्म हमने जो है वो उसकी इंट्रोडक्शन करना है, वो हमारे पास हीट कैपेसिटी है। क्योंकि बिफोर गोइंग टू वर्ड्स द थर्ड लॉ हमें हीट कैपेसिटी का जो है पता होना चाहिए। हीट कैपेसिटी जो है, ये हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। कि किसी भी सिस्टम की का टेम्परेचर जो है उसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, मसलन फॉर एग्जांपल एक सिस्टम है उसका टेम्परेचर 30 है, तो 30 से 31 करने के लिए जितनी हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिक्वायर्ड होती है उसको हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। किसी भी सिस्टम की 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए होती है वो हीट कैपेसिटी होती है। If partial Q is a small quantity of heat added to a system, the temperature of the system will rise say by dt। कि हम small quantity जो है वो Q means heat की यहाँ पे अगर हम supply करते हैं तो उसके response में small change in temperature आएगा। The heat capacity C of the system is given by, तो हम इसको mathematically जो है वो इस तरह लिखते हैं C for heat capacity partial Q over यानी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू हीट। ठीक है, ये पार्शियल क्यू ओवर डी टी के हम जो स्मॉल हीट प्रोवाइड करते हैं उसके मुकाबले में और उसके रिजल्ट में जो है वो स्मॉल चेंज जो टेम्परेचर में आती है वो क्या होती है। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। नंबर वन स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, दो इसकी फर्दर जो है वो हम डेफिनेशंस करते हैं। Specific heat is the amount of heat absorbed by 1 gram of substance to raise its temperature by 1 डिग्री। अगर आपके पास जो सब्सटेंस है, जो पहले हमने जनरल हीट कैपेसिटी की हमने कोई क्वांटिटी की बात नहीं की कि कितनी, ठीक है, हमने कहा कि कोई भी एक सिस्टम है उसकी आपने 1 डिग्री उसका टेम्परेचर राइज करना है, उसके लिए जितनी आपको हीट चाहिए वो उसकी हीट कैपेसिटी है। लेकिन जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे तो इसमें हम अमाउंट्स जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। मसलन यहाँ पे जो हमने सब्सटेंस है उसकी जो अमाउंट स्पेसिफाई की है वो क्या है, 1 ग्राम है। ठीक है, ये हमारे पास 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है और टेम्परेचर जो है बाई 1 डिग्री। यानी 1 ग्राम अगर आपके पास कोई चीज़ है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आपको जितनी हीट उसको देना पड़ेगी वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। इन टर्म्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी जो है हमारे पास वो वहाँ पे मोल आ जाता है, यानी ग्राम की जगह पे हमारे पास मोल आएगा। मोलर हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ, ये एब्जॉर्ब कह सकते हैं या रिक्वायर्ड कह सकते हैं एज यू विश। दोनों टर्म्स में यही है कि हम उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। एब्जॉर्ब मीन्स कि उसने 1 ग्राम ने या 1 मोल जो है उसने एब्जॉर्ब की या आपने सप्लाई की तो उसने एब्जॉर्ब की। सो हीट एब्जॉर्ब बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर केल्विन पर मोल। किसी भी सिस्टम की हीट जो है वो यही है, लेकिन मोलर जब आ जाएगा तो 1 ग्राम की जगह हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ये ही दोनों में जो है वो स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट में जो है फ़र्क यहाँ पे है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस आएगा और वहाँ पे 1 ग्राम जो था वो था। अब टेम्परेचर दोनों में जो है वो 1 डिग्री ही इंक्रीज करेगा। तो ये हमारे पास दो जो है फर्दर इसकी हीट कैपेसिटी की डेफिनेशंस बनती हैं। In case of gases, we have two types of heat capacities, at constant volume and at constant pressure। जब हमारे पास गैसेस आती हैं तो ये दो हमारे पास मेजर गैसेस में जो इम्पोर्टेंट इन्वॉल्व होते हैं फैक्टर्स, जिसमें प्रेशर आ जाता है और वॉल्यूम आ जाता है। तो हमारे पास फर्दर जो है वो दो तरह की हीट कैपेसिटीज आती हैं, जिसमें हम कहते हैं द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हम सी वी कहते हैं। वी स्टैंड्स फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर CV लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि ये हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पार्शियल Q ओवर डी टी ही होगी, लेकिन जो Q है यहाँ पे इसके साथ आप देखें ये V हमने लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि चेंज इन हीट,
या जो हीट वहाँ पे स्मॉल हीट जो एब्जॉर्ब हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उससे जो टेम्परेचर में चेंज आई है वो आ जाएगा. फ्रॉम द फर्स्ट लॉ we have partial q is equal to de plus p delta v या p dv. ये हमने फर्स्ट लॉ में किया था कि हमारे पास ये स्टेटमेंट आई थी और यहाँ से हम जो है पार्शियल q की वैल्यू जो है वो लगा लेते हैं. हियर वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव क्वांटिटी. यहाँ पे हमने वर्क जो लिया है पॉजिटिव लिया हुआ है. सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम कहते हैं कि जी हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मींस dv जो है वो जीरो है. सो वी हैव partial q v is equal to de. ये हमने वहाँ पे q is equal to e किया था कि हमारे पास अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम हम जो है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप उसको हीट देते हैं और उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कहा था कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वो नहीं होगा. ये चीज़ आपको पिछले लेक्चर में याद होनी चाहिए. तो अगर प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होगा जो पी डी वी जो है वो फैक्टर ये सारा ज़ीरो हो जाएगा. इट मीन्स कि हमारे पास जो जितनी हम हीट देंगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी. सो in terms of partial differential इक्वेशन 5.17 आएगी. क्वेश्चंस को हम 6 पॉइंट नहीं है 5 पॉइंट यहाँ पे 5.17 जो है वो हमारे पास आ जाएगी. सी वी इज इक्वल टू पार्शल ई आवर पार्शल टी और होल के बाद ये हमारे पास वी आएगा. ये हमने इसका डिफरेंशियल जो है वो लिखा है कि पार्शियल डिफरेंशियल जो है हमारे पास अगर इसका हम करें तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, ये क्यों कि यहाँ पे देखें अब Q जो है वो E हमने लगाया हुआ है. क्यों E लगाया है? क्योंकि हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो डेल्टा Q है वो एक्चुअली DE के या पार्शियल, ये पार्शियल भी जो है वो ये करली जो है ये भी स्मॉल चेंज के लिए हम यूज़ करते हैं. तो Q की जगह पे हमने ये E को लगाया है और बाकी सारा आप देखें वही है. तो ये हमारे पास जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी फॉर द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. So this equation is the thermodynamic relation defining CV and tells us that CV is the rate of change of internal energy with temperature at constant volume. अब ये जो हमारे पास heat capacity है जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो ये एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो आ जाएगा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज हो रही है. फर्दर व्हेन द प्रेशर इज हेल्ड कांस्टेंट, इक्वेशन 5.17 जो है अगर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट, वो हमने कहा था कि वॉल्यूम कांस्टेंट होगा. अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है C इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डेल्टा वी ओवर डी टी आ जाएगा. क्योंकि ये हमारे पास जो है हमने जो इक्वेशन की थी, अगर आपको थोड़ा सा अभी जो हम करके आए हैं उसमें ये है कि C यहाँ पे पहले लिख लेते हैं. जो C था इज इक्वल टू C जो था वो किसके इक्वल था? पार्शियल Q ओवर dt. यही था हमने जो हीट कैपेसिटी की बात की थी. अब ये हमने उसको क्या किया है, पार्शियल Q की जगह पे हमने ये वैल्यू जो है वो इधर पुट की है और ये हमारे पास आ जाएगा. अब हम कहते हैं कि P जो है वो कांस्टेंट है. ठीक है, सो यहाँ पे चेंज इन P जो है वो नहीं है. dV जब हम कहते हैं कोई वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन चेंज इज जीरो. चेंज जो है वो जीरो है. मींस कि अगर हमने डी वी की बात की है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो आएगा. अगर हम प्रेशर की बात करते हैं डी पी, चेंज इन प्रेशर जीरो आएगा. बट पी इज नॉट इक्वल टू जीरो. यानी अगर हम ये कहें कि ये प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट प्रेशर है उसके साथ चेंज का साइन नहीं लगा हुआ यहाँ पे,
तो फिर हम वैसे ही लगाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास ये जो है Cp जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमारे पास dE और dt ये अलहदा कर दिया हमने। P डेल्टा V और dt जो है वो ये अलहदा कर दिया। P डेल्टा V को P करली V ये है हमारे पास। जस्ट आप अगर कहें तो इसके हम थोड़ा सा, मैं आपको यहाँ से लाइन लगा के बता सकता हूँ कि ये हमारे पास ये वैल्यू है जो हमने यहाँ पे पुट की। P जो है ये ऐसा यहाँ पे है, ये है फॉर कांस्टेंट प्रेशर और ये भी फॉर कांस्टेंट प्रेशर। और डी टी जो हम, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये पार्शियल टी दोनों के नीचे जो है वो आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक और टर्म है H इज इक्वल टू E प्लस पी वी। अब H इज इक्वल टू P, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू T, जो हमारे पास ये जो इक्वेशन है H इज इक्वल टू E प्लस पी वी, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, ये मैथमेटिकली डिफरेंशिएशंस हैं, इसको हम आपने जो है जस्ट इस तरह ही डायरेक्ट जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस तो यहाँ पे नहीं कर रहे। ओके जब हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये, हमारे पास जब हम डिफरेंशियल की बात करते हैं, हाइट ये हमारे पास h है, ये होगा चेंज इन h विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड आएगा चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये उसके लिए है। और देन p क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है इसको हम बाहर रखेंगे, सिर्फ हमने जो चेंज थी वो हमने लेनी है। तो चेंज यहाँ पे वॉल्यूम होगा, जब p आप कांस्टेंट रख देंगे तो वॉल्यूम डेफिनेटली चेंज होगा, तो ये आ जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन 5.19 आई थी पीछे और ये 5.20 जो है, इनको अगर आप कंबाइन करें तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास आती है Cp इज इक्वल टू डेल्टा H ओवर डेल पार्शियल या करली at constant pressure. Hence the heat capacity at constant pressure is defined at the rate of change of enthalpy. ये सारा जो है अब इंथॉल्पी चेंजेस में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम जो है जब यहाँ पे H आ जाएगा, H फॉर इंथॉल्पी है, सो इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ इंथॉल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यानी जब हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो ये चेंज इन इंथॉल्पी आएगा, और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करेंगे तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, ठीक है। कि आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप हीट दे रहे हैं, तो वो चेंज क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अब अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, आप हीट दे रहे हैं, तो फिर उसमें जो चेंज आएगी वो उसकी जो एंथैल्पी है उसमें चेंज आ जाएगी। ये वही स्लाइड जो मैं दोबारा लगाई है, दोबारा से ज़रा इसको आप देख लें कि हमारे पास जो Cp थी एट कांस्टेंट जो 5.19 जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो पार्शियल E ओवर पार्शियल T कर ली E ओवर T एट कांस्टेंट, ये हमारे पास आई थी। और अब हमने जो इंथॉल्पी की ली है ये अलहदा से हमने लिया और इसको हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन बनी थी। हम जो है 5.19 और 5.20 को जो कंबाइन करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप ये देखें यहाँ पे जो हमारे पास 5.19 जो है इसमें इसमें जो वैल्यू है Cp की, यहाँ से आप देखें ये आपने वैल्यू एस सच उठा के ये पार्शियल E ओवर T और ये सारा ये पोर्शन ये सारा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1.9 किसके बराबर है? Cp के बराबर है। तो हमने इस सारे को Cp के इक्विवेलेंट रख दिया, इसलिए हम कहते हैं कि जो कांस्टेंट प्रेशर है उसके ऊपर जो टोटल चेंज आएगी वो इंथॉल्पी में आएगी। तो ये थोड़े सा जो है वो जस्ट आपने हीट कैपेसिटी की दो चार टर्म्स जो है इसको देखना है, ताकि आगे जो है वो आसानी हो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट्स में। ओके थर्ड लॉ जो हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट हीट थ्योरम द वैल्यू ऑफ delta change in heat capacity at constant pressure at absolute zero is zero,
ठीक है, कि वो कहता है कि अगर एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो आपकी हीट कैपेसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं आती, एंड हेंस द हीट कैपेसिटीज ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, कि जब आप ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो पे, जिसको हम -273 जो है वो कहते हैं, उस पे जब सॉरी, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, जैसे अगर हम केल्विन में देखें तो वो ज़ीरो केल्विन आएगा, अगर वो हम सेंटीग्रेड में लेते हैं तो -273 आ जाता है। उसके ऊपर जाके हीट कैपेसिटी जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो सेम आएंगी। दस ऑल द सब्सटेंसेस शुड हैव द सेम हीट कैपेसिटीज एट ज़ीरो। अगर हमारे पास हीट कैपेसिटी चेंज नहीं आ रही ज़ीरो केल्विन पे, तो जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं, चाहे रिएक्टेंट्स हैं, कोई प्रोडक्ट्स हैं, उनकी हीट कैपेसिटीज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। Applying the quantum theory of light to the problem of heat capacity of solids, it has been found that the heat capacity of all solids is zero at 0 K. ठीक है, अब हम अगर क्वांटम थियोरी ऑफ लाइट जो है एक हमारे पास है, उसको स्टडी करने के लिए हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स को अगर हम उसको यूज़ करें, तो वहाँ से ये फाइंड करते हैं कि सॉलिड जो हमारे पास मटेरियल है 0 K के ऊपर उनकी हीट कैपेसिटीज जो हैं वो ज़ीरो होती है। एट हीट कैपेसिटी ऑफ ऑल सॉलिड्स इज ज़ीरो एट 0 K, क्योंकि 0 K जो है ये बहुत ही लो टेम्परेचर है, उसके ऊपर आप उसमें आप उसका जो है उसमें उस टेम्परेचर के ऊपर जाके उसकी आप कह लें कि हीट कैपेसिटी वैल्यूज ज़ीरो आती हैं। फर्दर द नर्स्ट हीट थ्योरम स्टेट्स दैट इन द limit delta S becomes zero for solids, so that in the solid state all the substances should have the same entropy. अब हम आते हैं एंट्रोपी की तरफ, कि हम जब कहते हैं कि उसकी हीट कैपेसिटी ज़ीरो है, मींस कि वो हीट अब्जॉर्ब करने की उसमें कैपेसिटी नहीं है। हम कहते हैं ना हीट अब्जॉर्ब करेगा तो उसमें चेंज आएगा, जब उसमें हीट अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं है एट 0 डिग्री, सॉलिड जो है उसकी डेल्टा एस ज़ीरो होगी। ये लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो मींस कि जब हमारा टेम्परेचर 0 केल्विन पे पहुंच जाएगा, ठीक है, लिमिट अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, व्हेन टेम्परेचर is equal to 0 केल्विन, ठीक है, और -273 डिग्री C, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, लिमिट T अप्रोचेस टू ज़ीरो। लिमिट लगाने का मतलब ये होता है कि जब आप उसको एक स्पेसिफिक लिमिट देते हैं, तो यहाँ हम टेम्परेचर की लिमिट जो है वो कहाँ तक रख रहे हैं, ज़ीरो तक, 0 केल्विन तक। सो वहाँ पे जाके डेल्टा एस ज़ीरो होगी। इसका क्या मतलब है कि एक सॉलिड है हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास डेल्टा एस जो है वो ज़ीरो, व्हाट डज इट मीन, कि आपके पास एक सॉलिड है क्रिस्टलाइन, उसकी क्रिस्टल्स बनी हुई हैं, एक स्पेसिफिक क्रिस्टल शेप है लाइक दिस, जो भी उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब जब ज़ीरो पे आप जाएंगे एट 0 केल्विन, ठीक है, या आप इसको कह लें -273 डिग्री C, ये हमारा जो क्रिस्टल है इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, देयर विल बी नो चेंज इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में चेंज आने का मतलब ये है कि उसकी जो ऑर्डर्ड फॉर्म है वो ऑर्डर्ड ही रहेगी। एंट्रोपी जब चेंज होती है तो वो डिसऑर्डरनेस होती है। तो 0 डिग्री पे जो हमारे सॉलिड्स हैं उनकी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगी। Max Planck in 1913 took this idea one step further, and we will take his statement as a third law of thermodynamics. So let's come to the statement of the third law of thermodynamics. Every substance has a finite positive entropy, but at 0 K the entropy may become zero. हमारे पास जितने भी substances हैं दुनिया में, सब की एक finite positive
एंट्रोपी की वैल्यू है। लेकिन जब हम उसका टेम्परेचर 0 K कर देंगे तो एंट्रोपी में बिकम 0, फिर एंट्रोपी भी 0 होगी। एंड डज सो बिकम इन केस ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, कि हमारे पास एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, अब वो बिल्कुल अपनी स्टेबल कंडीशन में है, उसमें फिर उसकी एंट्रोपी भी 0 हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है द एंट्रोपी ऑफ प्योर एलिमेंट or substance in a perfect crystalline form is 0, कि किसी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म की जो एंट्रोपी है एट एब्सोल्यूट 0 वो 0 होगी। प्योर एलिमेंट मीन कि वो 100% प्योर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे और वो उनकी क्रिस्टलाइंस जो है परफेक्ट क्रिस्टल फॉर्म में होंगे, सॉलिड होंगे, तो उसकी एंट्रोपी जो है वो एब्सोल्यूट 0 के ऊपर 0 आएगी। द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मे बी टेकन एज 0 एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर। ये सारी स्टेटमेंट्स जो है इनमें अगर एक ही इनका हमारे पास मीनिंग है कि अगर आपका सब्सटेंस प्योर है और 0 केल्विन पे ऊपर है तो उसमें कोई भी आप कह लें कि एंट्रोपी चेंज जो है उसकी 0 आएगी, और यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। द स्टेटमेंट is given above are conformed to pure crystalline solids because theoretical arguments and experiment evidence have shown that entropy of solution and supercooled liquid is not 0 at 0 K। एक्सपेरिमेंटली हम अगर देखें तो हमारे पास जो लिक्विड्स हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, यानी जितना हम उसको कूल कर सकते हैं मैक्सिमम कूलिंग पॉइंट के ऊपर, और जो हमारे सॉल्यूशंस हैं उनकी एंट्रोपी जो है वो 0 K के ऊपर 0 नहीं आती। This law is valid only for pure crystalline substances, and at present little doubt remain about the general validity of this law। यानी हम इसको प्योर क्रिस्टलाइन के ऊपर, जो परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसके ऊपर हम इस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, सोल्यूशन है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड मीन कि जो 0 डिग्री पे जाके भी वो लिक्विड में ही रहता है, वो इस लॉ को जो है वो फॉलो नहीं करता क्योंकि उसकी एंट्रोपी 0 नहीं आती। लेकिन हमारे पास जो लॉ है ये वैलिड है ओनली फॉर द प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, एंड एट प्रेजेंट लिटिल डाउट जो है अभी है कि इसकी वैलिडिटी कहाँ तक है। Like first and second law, we postulate the third law as an inductive generalization। इसको हम generalize अगर करें, it is impossible by any procedure, no matter how idealized, to reduce the temperature of any system to absolute 0 in a finite number of operations। Mathematically, the third law can be stated as when limit t approaches to 0, S is equal to 0 for perfect crystalline solid। तो अब इसमें यह है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा कह लें कि प्रोसीजर नहीं है, या जितना भी आप कोई आइडियल सिचुएशन बना लें कि आप जो टेम्परेचर है सिस्टम का उसको एब्सोल्यूट 0 तक जो है वो ले जाएं और वो हमारे पास एक फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू, यानी स्टेप बाय स्टेप हम करें या चाहे जिस तरह भी हम उसको आइडियलाइज करें, हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको सिस्टम को 0 तक ले जाएं। मैथमेटिकली हम ये कह देते हैं कि ये प्रैक्टिकली नहीं है कि जब लिमिट अप्रोचेस टू 0, अगर आप उसको 0 पे ले जाते हैं तो वो 0 होगा। ऐसा वैसे पॉसिबल नहीं है कि आप उसको 0 डिग्री तक करें। तो ये जो है अप्लाई होगा फॉर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे पहले हमने कहा कि ये हमारे पास जो लिक्विड्स हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं या सॉल्यूशंस हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। Okay, the value of molar heat capacity at constant pressure decreases with the decrease in temperature and ultimately becomes 0 at absolute 0। अब हम इसको जो है वो हीट कैपेसिटी के साथ जो थर्ड लॉ को अगर करें तो हमारे पास जो मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी ये रेट ऑफ चेंज जितनी आप करें टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे उतनी हीट कैपेसिटी वैल्यू जो है वो Cp ये भी कम होगी। लेकिन एट एब्सोल्यूट 0 जो है वो हमारे पास ये ऑलमोस्ट Cp इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है,
ये भी एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट है। द अबव स्टेटमेंट कैन बी प्रूव्ड इजीली यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। हमारे पास ये थी Cp is equal to पार्शल Q ओवर dt एट कांस्टेंट। ये हमने पीछे जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो इक्वेशन हमने देखी। According to the second law of thermodynamics, we have the partial Q over T is equal to change in entropy। यहाँ से अगर आप शिफ्ट करते हैं TdS तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पार्शल Q इज इक्वल टू TdS। ये हमने यहाँ पे लगाना है, तो Cp आ जाएगा TdS ओवर dt एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ जी, ये लगाने के बाद आपने जस्ट इसको रीअरेंज करना है। इस इक्वेशन को रीअरेंज हमने कैसे करना है कि ds जो है वो यहाँ पे रहेगा, बाकी जो है वो सारे आपने मसलन जो हमारे पास t है जब इक्वालिटी की दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह dt जो है जो कि पहले आप यहाँ पे देखें तो ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास ये ds cp dt ओवर t बन जाएगी। ये फिर जो है इसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास ये लिमिट्स हम लगाते हैं कि लिमिट्स जो है हमारे पास ये t जो है वो अप टू 0 है ds और इसकी तरह cp dt ओवर t, यानी दोनों तरफ हम सेम लिमिट्स के साथ जो है इंटीग्रेशन इसकी करेंगे। तो ये जो हमारे पास 0 टू t होता है ये एस टी माइनस एस जीरो आएगा, ठीक है, ये इस साइड का, बाकी जो है वो इस तरह आ जाएगा। सो इसको हम फर्दर जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.89 फॉर फाइनाइट वैल्यू ऑफ एस टी माइनस एस जीरो सी पी मस्ट बी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, हैंस थर्ड लॉ कैन बी स्टेटेड। कि यहाँ पे जब हम कहते हैं कि हमारे पास जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो T से 0 तक चली गई है, तो हमने अगर इसको सॉल्व कर लिया है उसका मतलब हमने कह दिया कि टेम्परेचर 0 हो गया है, तो देयर शुड बी जो है वो हमारे पास Cp जो है वो भी 0 होना चाहिए। सो हम सिंपली ये कहते हैं कि व्हेन द लिमिट ऑफ टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 एट यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर Cp शुड बी 0, मस्ट बी 0। तो ये जो है वो एक जनरल सा इसका है हमारे पास इंट्रोडक्शन थर्ड लॉ का। और जो 4 लॉज हमने किए उनको आप अगर थोड़ा थोड़ा ये क्योंकि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, आप उनको उस हिसाब से जो है वो कवर करें तो वो इजीली जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड होती हैं। जो मैथमेटिकल हमने पोर्शन किया है उसमें हमने शॉर्ट किया है। उसमें जैसे ये इंटीग्रेशन है तो हम इंटीग्रेशन के रूल्स हमने नहीं पढ़े क्योंकि हमने सिर्फ एक ये इक्वेशन जो है इंटीग्रेशन की थी, डेरिवेशन की एक की है, तो वो आप ऐसा जो है वो इसको जो है वो कर सकते हैं कि हम अगर इंटीग्रेट करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि लिमिट वाली जो इंटीग्रेशन है डी एस की वो एस टी माइनस ज़ीरो जो है ये उसको सॉल्व करने से आता है। तो ये जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारी आपको होनी चाहिए। बाकी जो हमने जो इंट्रोडक्शन किया है इसमें वो आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। आपके पास जब भी आपको टाइम मिले आप इसको चेक करें और चेक करके आप इसको जो है वो क्वेश्चन अगर कोई हो तो आप जो है वो पोर्ट्स जो है वो व्हाट्सएप कर दें या जैसे भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं।